So now our next lecture, that is 22nd lecture, a new topic completely, ट्रांसफार्मर्स। देखो वैसे तो जो ट्रांसफार्मर्स है ना, ये इस पे आप एक अलग से डिग्री कर सकते हो। ट्रांसफार्मर इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो हमारे एरिया और महल्ले ਤੁਸੀਂ कह लो कि ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कि सब स्टेशन तो ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 440 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर्स तो बहुत देखो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्मर सर्किट्स होते हैं, बट अगेन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू अ वेरी बेसिक स्टडी ऑफ ट्रांसफार्मर्स, कि आपको इसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। आई थिंक लिटिल बिट तो इन द +2 क्लास में भी ये आपने स्टडी कर लिए होंगे कि ये ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, तो उतनी ही स्टडी हम इस लेक्चर में स्टडी कर लेते हैं कि इनका जो बेसिक नॉलेज है ट्रांसफार्मर का, ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, और एक दो इसके पैरामीटर जैसे इसकी एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और इसके टेस्ट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो ये हम स्टडी करेंगे। देखो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एसी सप्लाई को मैनेज करता है। मीन्स चाहे तो आप उसको इंक्रीज़ कर लो, मैनेज मीन्स इसको इंक्रीज़ कर सकता है और इसको डिक्रीज़ कर सकता है। अगर इंक्रीज़ करेगा डैट इज़ कॉल्ड स्टेप अप, अगर डिक्रीज़ करेगा डैट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन। ठीक है, सो अभी तो आपने यही स्टडी किए होंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट कैसा होता है कि ये एक ऐसे आयरन की कोर ली जाती है, सॉफ्ट आयरन की। आयरन की क्यों ली जाती है? क्योंकि आयरन को मैग्नेटाइज करना इजी है। ठीक है, एक इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी लाइक दिस, एक इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। लेट्स से इट हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स NP, इट हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स NS। जब आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे लेट्स से VP, तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और ये जो फ्लक्स है ये आयरन की कोर में बेटर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। डेट्स वाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आयरन की कोर यूज़ की जाती है। तो ये फ्लक्स इसमें ट्रैवल की। अब ये जो वोल्टेज है, ये AC वोल्टेज है ना, ये ऐसे है। अब वो वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर ये डिक्रीज़ हो रही है, फिर ये इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स फ्लक्स चेंज हो रही है। अगर फ्लक्स चेंज होगी, द चेंजिंग फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और EMF। ठीक है, सो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल इज़ फैराडेज लॉ ऑफ पे ये काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है। ठीक है, सो जब ये वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो ये जो फ्लक्स है ये इसमें भी चेंज होगी और इसमें भी चेंज होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ सेकेंडरी में ही चेंज होगी, फ्लक्स तो दोनों में चेंज होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें भी EMF इंड्यूस होगी, जिसको हम EP बोल देते हैं, डैट इज़ इक्वल टू -NP dϕ/dt। इसमें भी EMF इंड्यूस होगी, डैट इज़ इक्वल टू ES इज इक्वल टू -NS dϕ/dt। अब यहाँ पे EMF EP इंड्यूस हो गई, यहाँ पे EMF ES इंड्यूस हो गई। तो इस EMF के कारण यहाँ पे अगर ये सर्किट आपका क्लोज हुआ, यहाँ पे कोई लोड आपने कनेक्ट किया हुआ, तो इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा IS। इस VP के कारण करंट फ्लो किया IP। तो इस लोड के अगेंस्ट कोई वोल्टेज जनरेट होगी जिसको हम बोल देंगे लेट्स से VS।
तो ये हमें लोड पे इतनी वोल्टेज मिल गई, उसमें से इतना करंट मिल गया, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ऐसे काम कर देगा। इनपुट दोगे आप और यहाँ पे कोई लोड होगा जिसको आपको चलाना है, तो उस लोड अगर वो लोड वोल्टेज और करंट ड्रा करेगा तभी वो अपना ऑपरेशन करेगा, तो ये हमारा लोड चल जाएगा। लोड मीन्स यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट, ठीक है। सो बेसिकली अब आप इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर हम ई एस बाई ई पी करें तो डी फाई बाई डी कैंसिल, ये जो माइनस साइन दिस इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, ये भी कैंसिल, पीछे क्या रह गया एन एस बाई एन पी। सो जो सेकेंडरी और प्राइमरी ईएमएफ इंड्यूस होने का रिलेशन है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग एंड प्राइमरी वाइंडिंग। अगर हम इन इंडक्टर्स को प्योर मान लें कि अगर ये इसकी सिर्फ एल है आर नहीं है, इसकी भी सिर्फ एल है आर नहीं है, तो बेसिकली जो यहाँ पे ईएमएफ होगी इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वही ईएमएफ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। सिमिलरली जो आप अप्लाई करोगे अगर इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इट मीन्स यू कैन राइट डाउन इट एज वी एस अपॉन वी पी। तो ये है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल कि इसकी जो ईएमएफ जो जनरेट करता है वो टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था कि जो पावर होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, जैसे ये ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, यहाँ पे आप एक इनपुट दे रहे हो और आउटपुट ले रहे हो। कभी भी वोल्टेज और करंट तो वेरी कर सकते हैं इनपुट आउटपुट पे, लेकिन उस सर्किट की पावर कभी भी क्या होती है, चेंज नहीं होती। ये जितनी पावर पे चलेगा उतनी पावर ही ये इनपुट से लेगा और उतनी ही आउटपुट को देगा। जैसे मैंने आपको एक कराया था ना कि एक 100 वाट वाला के वोल्टेज और करंट में जब हमने रिलेशन किया था कि अगर किसी कंपोनेंट की 100 वाट पावर है तो उसने 100 वाट पावर ही लेनी है। अगर वो वोल्टेज कम आएगी पीछे से तो वो करंट ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो वो करंट डिक्रीज़ कर देगा। सेम इसमें होता है। अब इनपुट साइड की पावर क्या है, आई पी इंटू वी पी, आउटपुट साइड की पावर क्या है, आई एस इंटू वी एस, ये इक्वल रहेंगे। सो मीन्स यू कैन राइट डाउन एज वी एस अपॉन वी पी, यहाँ से वी एस अपॉन वी पी आ जाएगा आई पी अपॉन आई एस। सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू, दिस इज वी एस बाई वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। तो करंट प्राइमरी में कितना फ्लो करेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी वाइंडिंग्स के, और उसमें ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है और ये इसका रिलेशन बन जाता है। ये तभी दोनों इक्वल होंगे वी एस और ई एस अगर ये प्योर होगा, लेकिन कोई भी इंडक्टर प्योर नहीं होता। सो इसके लिए जो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगी। सिमिलरली जो यहाँ पे इंड्यूस करो होगी ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी अक्रॉस द लोड। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ लॉस आएगा जिसको हम लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। वो ओहमिक लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एडी करंट लॉसेज होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेज होते हैं, ये आप खुद से स्टडी करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल ट्रांसफार्मर सर्किट। अभी नेक्स्ट मैं आपको अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देखो ये तो मैं आपको ना ऐसे ही शो कर देता हूँ, ये मेरे पास मैंने आपके लिए पहले से ही बना लिया था। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखो कौन सी होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है बेस्ड ऑन देयर पर्पस, ठीक है। सो डैट इज़ या तो वो स्टेप अप होगा या वो स्टेप डाउन होगा। इनकी एप्लीकेशन क्या है, या तो आपको वोल्टेज इंक्रीज़ करनी है किसी सर्किट के लिए या आपको डिक्रीज़ करनी है। सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दी वोल्टेज। तो स्टेप अप मीन्स नेचुरली अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करनी है तो सेकेंडरी की वाइंडिंग्स प्राइमरी से ज़्यादा होंगी, अगर डाउन करनी है तो सेकेंडरी की प्राइमरी से कम होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। सेकेंड है बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। तो ये भी दो तरह के होते हैं, शेल टाइप एंड कोर टाइप।
शेल टाइप का मतलब होता है कि एक ही कोर पे प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइंड करना है, ठीक है, ऐसी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ये यूज़ होते हैं लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में और ये मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसफार्मर्स होते हैं। और कोर टाइप का मतलब होता है कि प्राइमरी के पास अपनी कोर है जिस पे वाइंडिंग को आप टर्न करोगे, सेकेंडरी के पास अपनी कोर है जिस पे ये इसकी कोर हो गई, ठीक है, जहाँ पे ये इंडक्टर आपने टर्न किया हुआ है या फिर वाइंड किया हुआ है। इसमें एक ही ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी, इनका जो कॉमन है, यहाँ पे आप जो लो वोल्टेज का वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, हाई वोल्टेज की कनेक्ट कर दी, उसके अकॉर्डिंग। तो कोर टाइप यूज़ होते हैं हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस। ये आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करनी है, ठीक है। अब एक होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं, देखो अगर तो आपको आउटपुट पे कम वोल्टेज चाहिए तो आप कम नंबर ऑफ टर्न्स के क्रॉस ले लो, यहाँ पे ले लो, ठीक है, और मोर प्रिसाइजली। अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो इसको आप इस पॉइंट से ऐसे ले लो। जितनी ज़्यादा टर्न्स के क्रॉस वोल्टेज लोगे उतनी ज़्यादा वोल्टेज आएगी। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसकी एप्लीकेशन है, जो हम हमारे घरों में वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगे होते हैं उसको कभी ओपन करके देखो, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होगा। मीन्स वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्या काम करते हैं, अगर तो पीछे से वोल्टेज कम आ रही है तो वो इंक्रीज़ कर देते हैं, मीन्स वो अपना अपना इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। अगर पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो उन्होंने वोल्टेज कम कर देनी है, मीन्स वो अपने आप को इस यहाँ से यहाँ ले आएंगे। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स के क्रॉस मिलकर वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स इन्वॉल्व होंगी। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर। फोर्थ वन होते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स। पावर ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन पे जनरेट करते हो, फिर उसको ट्रांसमिट करते हो। तो जो ट्रांसमिशन पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पावर ट्रांसफर। इनकी जो रेटिंग होती है वो, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे, सो 400 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट, ये इसकी रेटिंग्स होती हैं, इस वोल्टेजेस पे ये काम करते हैं। दिस इज़ पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं उनको। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये स्टेप डाउन होते हैं। जो हमारे एरियाज़ में पावर आ रही है, वो किसी सब स्टेशन से हाई आ रही है, उसको स्टेप डाउन करके हमारे घरों को देंगे वो, ठीक है। अब घर को देनी है तो 230 और 440 वोल्ट देंगे, किसी इंडस्ट्री को देनी है तो वो 11 किलो वोल्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। सिमिलरली अगर किसी फैक्ट्री को देनी है, किसी यूनिट को जिसको ज़्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उतनी दे देंगे। इनकी रेटिंग्स इसके नियर अबाउट होती है। एंड अनदर वन इज़ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इनको हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर, उसको हम सीटी बोलते हैं, एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसको हम पीटी बोलते हैं। बेसिकली ये लगे होते हैं सब स्टेशंस में। जो आपके कभी भी आप इधर उधर अगर जाते हो तो देखते हो ना कि एक सब स्टेशन बना हुआ है, इलेक्ट्रिक या पावर ग्रिड बना हुआ है, वहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे ना वो कंपोनेंट सेल लगे होते हैं, जो इस टाइप के होते हैं ना, कि यहाँ पे एक लग गया, उसके बाद फिर ऐसे वाइंडिंग्स करके यहाँ पे एक आपका लेके इसका ये टर्मिनल, ऐसे मिल के काफ़ी ऐसे फिर है ना, इस तरह के काफ़ी लगे होते हैं। वो बेसिकली होते हैं करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो करंट ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको हाई करंट मेजर करना है सेफ्टी के साथ। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको हाई वोल्टेज मेजर करनी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने सेफली लिखा है। मीन्स देखो, अगर ना करंट किसी सर्किट में लेट से आ रहा है 100 एम्पियर का, उसको आप एमीटर से मेजर नहीं कर सकते। एमीटर की इतनी रेटिंग ही नहीं होती कि वो इतना करंट मेजर कर सके। वहाँ पे आप यूज़ करते हो करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उसने लेट से 100 एम्पियर का करंट लिया और आउटपुट पे 2 एम्पियर का दे दिया, तो हम उस 2 एम्पियर को मेजर कर लेंगे। एमीटर शो कर देगा कि 2 एम्पियर है, उस 2 एम्पियर को करंट ट्रांसफार्मर के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेट से उसका फैक्टर 50 है, तो 2 × 50 100 एम्पियर करंट आ रहा था, ठीक है। सो करंट ट्रांसफार्मर जब होगा उस पर उसका लिखा होगा फैक्टर, लेट से इसको ऐसे लिखा होगा कि 250 एम्पियर डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर करंट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि ये 250 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू दी 5 एम्पियर। कितना फैक्टर कितना है, 50 के फैक्टर। सो अगर एमीटर ने 5 एम्पियर दे दिया तो इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम आउट टू बी 250। सिमिलरली करंट ट्रांसफार्मर, सिमिलरली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर,
ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो इनपुट भी सिंगल फेस लेंगे और आउटपुट भी सिंगल फेस, मीन्स जो सिंगल फेस सप्लाई को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये भी हमने पहले, ठीक है, इसका ही बता दिया है आपको। फिर होते हैं थ्री फेस ट्रांसफार्मर। थ्री फेस ट्रांसफार्मर मीन्स जो थ्री फेस सप्लाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। इनपुट पे स्टार हो सकता है, आउटपुट पे डेल्टा हो सकता है, और इनपुट आउटपुट दोनों स्टार हैं, इनपुट आउटपुट दोनों डेल्टा है, इनपुट डेल्टा है, आउटपुट स्टार है, ठीक है। सो बैंक ऑफ समटाइम्स थ्री सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टुगेदर कैन एक्ट एज दी थ्री फेस ट्रांसफार्मर। सो थ्री फेस ट्रांसफार्मर मीन्स तीन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से बनाया जा सकता है। सो दिस इज द टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर सर्किट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। एंड दैट पैरामीटर इज वोल्टेज रेगुलेशन। चलो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का मीनिंग होता है, आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की ट्रांसफार्मर को इनपुट साइड पे, और आउटपुट साइड पे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, तो आप मेजर करोगे कि आपको आउटपुट पे कितनी वोल्टेज मिल रही है। सेकेंड टाइम पे आपने फुल लोड कनेक्ट किया, मीन्स उस ट्रांसफार्मर मैक्सिमम किस लोड को चला सकता था, आपने फुल लोड कनेक्ट कर दिया, तब आप वोल्टेज मेजर करोगे कि आउटपुट पे कितनी आई। उन दोनों का जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। सेकेंडरी पे आउटपुट मिलती है फ्रॉम नो लोड। नो लोड मीन्स, नो लोड का मीनिंग होता है कि कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, इट मीन्स आई की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब कोई लोड ही नहीं है तो करंट कोई फ्लो ही नहीं करेगा, तो जो भी इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई करोगे बेसिकली वही आपको आउटपुट पे मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर उसमें लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हाफ लोड का मतलब होता है कि आपने ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे ऐसा कंपोनेंट किया जो I/2 अपने मैक्सिमम करंट से हाफ करंट ड्रा कर रहा है। फुल लोड का मतलब होता है कि आपने ऐसा लोड कनेक्ट किया जो I करंट, जो मैक्सिमम रेटेड करंट है उस ट्रांसफार्मर का, उतना ड्रा कर रहा है। इससे ज़्यादा आप हाई लोड आप कनेक्ट नहीं कर सकते उस ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। वो करंट ज़्यादा लेगा, वो दे नहीं पाएगा, तो शॉर्ट सर्किट और लाइक दैट स्पार्किंग वगैरह होगी वहाँ पे, ठीक है। सो ये होते हैं मीनिंग नो लोड, हाफ लोड एंड फुल लोड। सो वोल्टेज रेगुलेशन जो फैक्टर होता है इसको हम VR लिखते हैं परसेंटेज में। इसका मीनिंग होता है इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम नो लोड। नो लोड मीन्स V1 टू दी फुल लोड। फुल लोड पे लेट से वोल्टेज आ रही है V2, एक्सप्रेस्ड एज दी परसेंटेज, मीन्स जब नो लोड पे थी मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज दी एक्सप्रेशन फॉर दी वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज़ डिफाइंड एज दी, ये डेफिनेशन करनी है आपने, ठीक है। वैसे तो वोल्टेज रेगुलेशन इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, बट यू हैव टू जस्ट, आपको इसकी डेफिनेशन ही स्टडी करनी है। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कंडीशन at a specific power factor of load and is termed as percentage of no load secondary voltage। मीन्स डिनोमिनेटर में V1 रखना है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर तो होगा ही होगा ना, अगर लेट से आउटपुट वाइंडिंग है, अगर उस वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो इंडक्टिव है, उसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, तो पावर फैक्टर तो उसमें जनरेट होगा ही होगा, जिसको हम cos⁵ बोल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि करंट क्या करेगा, अगर इंडक्टिव है तो लैग करेगा, अगर कैपेसिटिव है तो लीड करेगा, ठीक है। सो एट अ स्पेसिफिक पावर फैक्टर ऑफ द लोड, जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है उसका पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। सो दिस इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये ऐसे होता है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे आप इनपुट, ये सेकेंडरी साइड का मैंने सर्किट बना दिया। सेकेंडरी में क्या है, जो वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी और उसकी कुछ इंडक्टेंस होगी, वो दोनों सीरीज़ में ही होंगे ना,
क्योंकि ऐसे ही लगा होता है ना, ये ऐसे हमारी वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। ये इसके क्रॉस हमारे पास क्या है, लोड लगा हुआ है। तो ये दोनों बेसिकली यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज आ रही है जो प्राइमरी साइड से आ रही है, ठीक है। ये हमारा लोड होगा, तो उसको ये इनपुट वोल्टेज आ रही है, ये उस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है R02, ये उस वाइंडिंग की इंडक्टेंस है X02, और ये लोड है जिसमें V2 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर तो कोई लोड नहीं कनेक्ट होगा तो बेसिकली यही V1, अगर ये बहुत कम है R02 और X02, तो यही V1 यहाँ पे प्रोड्यूस आ जाएगी अगर ये लॉस नहीं हो रहा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है लोड तो इसकी एक अपनी इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगी। सो इट मीन्स जो V1 का रिलेशन है वो V1 बेसिकली क्या होगी, V2 प्लस I2, इसमें करंट फ्लो करेगा I2 सेकेंडरी करंट I2 R02 प्लस J I2 X02, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट। और जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है, जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए वोल्टेज में। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स वो परसेंटेज जो चेंज हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, मीन्स इट शुड बी क्लोज टू ज़ीरो। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो होगी तो उस ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी 100% होगी। सो आवर मेन एम इज़ टू voltage regulation should be close to 0 so that efficiency close to 100%, ठीक है। सो ये कुछ के कंडीशंस होती हैं, इनको आप डायरेक्टली ही याद रखो कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ये होती है X2/R2 इज इक्वल टू X02/R02। X02 R02 रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है, और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो भी है ये, ठीक है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की अपनी वाइंडिंग की, और X2 और R2 हैं इस लोड की। ये जो आप कनेक्ट करोगे लोड, इसका भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, ये उसकी है। अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगी, इट मीन्स एफिशिएंसी ज़ीरो होगी। सो दिस कंडीशन शुड बी अवॉइडेड। आपको सिर्फ यही लर्न रखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी क्लोज टू ज़ीरो। इसका क्या इसकी डिटेल है वो एक, दैट इज़ अ वेरी वेरी कम्प्लेक्स एंड लेंथी टॉपिक, दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। एंड कंडीशन फॉर ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो हमें चाहिए, इट शुड बी अचीव्ड फॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम X2/R2 इज इक्वल टू R02/X2। अगर तो ये सेम ये रेशियो X2/R2 X/R, ये X/R ये है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, X/R इज इक्वल टू R/X ये है वाइंडिंग का, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये सेकेंडरी की वाइंडिंग का, और ये सेकेंडरी में जो लोड कनेक्ट किया है। तो ये कंडीशन हमें बेसिकली चाहिए होती है। सो आप जब भी ट्रांसफार्मर को यूज़ करोगे तो उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर अच्छा है, या जब आप उसको डिज़ाइन करोगे कि मुझे ट्रांसफार्मर जो भी है ना बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनको पता कैसे चलता है, जो वो इंजीनियर्स होते हैं, तो ये फार्मूलास के बेस पे वो डिज़ाइन करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऐसी सेकेंडरी वाइंडिंग लगाएंगे ट्रांसफार्मर पे जिस एप्लीकेशन के लिए वो ट्रांसफार्मर चाहिए, जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर लगाना है, पहले वहाँ का लोड देखा जाता है कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है। उस लोड का X2 और R2 फाइंड आउट करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वाइंडिंग लगा देंगे, तो हमारे पास कंडीशन फॉर ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन अचीव हो जाएगी कि ये दोनों रेशियो आपस में मैच करवा देंगे, ठीक है। सो तभी तो होता है ना कि जो एक ट्रांसफार्मर किसी भी सर्किट का, एक सर्किट का ट्रांसफार्मर दूसरे पे लगाओगे तो आप कहोगे यार ये चल नहीं रहा, जबकि ट्रांसफार्मर ही लगाना था। तो हर सर्किट का लोड अपना है और उसके लिए कंपोनेंट भी अपना ही लगेगा। सो दिस इज़ अ पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है जी। अभी इसका एक और पैरामीटर होता है, वो भी अभी हम कर ही लेते हैं, डैट इज़ इसी के साथ रिलेटेड है, डैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगी, वोल्टेज रेगुलेशन के साथ ही हम इसको कर रहे थे ना डिस्कस। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर को हम एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर आप जितनी अप्लाई करोगे,
आइडली तो वही आउटपुट पे जनरेट होनी चाहिए, बट क्या होते हैं इन बिटवीन पावर लॉसेज हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आउटपुट पावर, इनपुट पावर बेसिकली क्या है, आउटपुट प्लस जितने लॉसेज हो गए, ठीक है ना। लेट से मैंने यहाँ पे कोई इनपुट पावर अप्लाई की, ठीक है, आइडली तो यही इनपुट पावर यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है अपने रेजिस्टेंस लगी होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली इनपुट में अगर ऐसे करते हैं ना, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू लॉसेज। जितनी इनपुट दी जितनी आउटपुट मिली कम मिलेगी, सो आउटपुट माइनस इनपुट लॉसेज, तो आउटपुट कितनी होगी, इनपुट प्लस लॉसेज। तो वही यहाँ पे हमने लिख लिया, आउटपुट इनपुट पावर कितनी होगी टोटल, सॉरी इनपुट कितनी होगी, आउटपुट पावर जितनी मिली और जितने लॉसेज हो गए, ठीक है। सो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में बहुत से लॉसेस होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट है ये वाली। आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, कोर लॉसेस होते हैं, ओहमिक लॉसेस होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस। दिस इज़ आल्सो अ टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। इसकी सिर्फ एक एक दो दो लाइंस आपको खुद से स्टडी करनी है कि आयरन लॉस ट्रांसफार्मर का क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, कोर लॉस क्या होता है, ओहमिक, ठीक है, देन कांस्टेंट, वेरिएबल, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस। जस्ट सिंगल और टू लाइंस ये आपने इसकी लिखनी है। दिस इज़ योर वर्क, ठीक है। सो एफिशिएंसी का रिलेशन क्या बन गया, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर। ये दोनों लॉसेस मेन होते हैं किसी ट्रांसफार्मर में, इसलिए हम एक्सप्रेशन में यही लेते हैं। अब इतने सारे लॉसेस लेंगे तो एक्सप्रेशन बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू कि सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हम आयरन और कॉपर लॉसेस कंसिडर करते हैं। ऐसा ग्राफ होता है देखो ट्रांसफार्मर का लोड के साथ, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे ही, किसी एक लोड पे ही वो एफिशिएंसी मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। वही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफार्मर का। वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट दैट इज़ लोड एट विच एफिशिएंसी इज़ मैक्सिमम। अब आप ट्रांसफार्मर बना रहे हो किसी फैक्ट्री में, तो आप उसको किस लोड के लिए बनाना है, तो आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि एक तो उसकी वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो आए, और दूसरा जिस लोड के लिए आप बना रहे हो वहाँ पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, कि मैक्सिमम इनपुट पावर आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो सके। तो वो एक ही ऐसा लोड होगा, एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम आएगी। ऐसा ग्राफ होता है, यही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो देखो अभी हम एफिशिएंसी को कैसे लिखोगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मीन्स आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और उसका पावर फैक्टर, V2I2 cos phi 2, VI cos phi होता है। और अगेन डिवाइडेड बाय अगेन आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर मीन्स V2I2 cos phi 2। आयरन लॉस मीन्स हीट लॉसेज, I2 स्केयर R2 उसकी रेजिस्टेंस। कॉपर लॉसेज मीन्स सॉरी these are the copper losses, I2 स्केयर R2 and these are the iron losses, ठीक है। जो भी आई स्क्वायर आर जो हीट होगा, तो इसको क्या करो ऊपर नीचे I2 के साथ डिवाइड कर दो, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसको I2 के साथ डिवाइड किया तो V2 cos phi 2 रह गया, दिस इज़ V2 cos phi 2, दिस इज़ I2 R2 एंड दिस इज़ PI बाय R2। सो दिस इज़ द रिलेशन फॉर द एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। यही होता है ना, ठीक है ना। अब लेट्स है ना, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 20 इज इक्वल टू 10/2। 20 जितना ये कम होगा नीचे उतना ये ज़्यादा होगा, ठीक है। सो सिमिलरली ये एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब ये डिनोमिनेटर नीचे वाला कम से कम होगा। सो ये कम से कम तब होगा जब इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ये आपने स्टडी किया होगा वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू I2, ठीक है, हम ज़ीरो कर देंगे, तो उससे हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, वो आ जाता है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा PI इज इक्वल टू I2 स्केयर R2। PI क्या है, आयरन लॉसेस, ये क्या है, कॉपर लॉसेस। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी मिलेगी किसी ट्रांसफार्मर में जब उसके आयरन और कॉपर लॉसेस इक्वल होंगे। सो ट्रांसफार्मर बनाते समय इन दोनों को इक्वल रखा जाता है कि ऐसा मटेरियल लगाओ
और ऐसी स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करो जहाँ पे उसके आयरन और कॉपर लॉसेस बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर कर पाए। और वोल्टेज रेगुलेशन को ज़ीरो रखने के लिए क्या करोगे आप, X2/R2 इज इक्वल टू R02/X02 रखोगे। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर को ज़ीरो मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो ना दो केसेस में होगा, या तो ये मिनिमम होगा क्योंकि मिनिमम पे भी ज़ीरो होता है, मैक्सिमम पे भी ज़ीरो होता है। अब हमें क्या पता है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो इसको आप चेक कैसे करते हो, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। अगर तो वो डबल डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो ये मिनिमम था, अगर वो लेस देन ज़ीरो आ गया तो ये मैक्सिमम था। इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ तो उसका आंसर आएगा 2pi/i3। सो पावर है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, करंट है, करंट नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता, करंट भी पॉजिटिव होगा, तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दिस फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मिनिमम होगी, ये वैल्यू मिनिमम है, उसका डेरिवेटिव हमने ज़ीरो करके ये कंडीशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इट्स प्रिंसिपल एंड उसकी टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, सिंगल फेज, थ्री फेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट, स्टेप अप, स्टेप डाउन, कोर टाइप, शेल टाइप। ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर लें। देन इसके दो पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, वोल्टेज रेगुलेशन जो ज़ीरो होना चाहिए एंड एफिशिएंसी जो 100% और मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इनकी जो कंडीशंस हैं वो ज़रूर याद रखना। वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो तब होगा जब X2 लोड का X2/R2 ट्रांसकेंडरी के वाइंडिंग्स के R02/X02 होगा। ठीक है, यही किया था ना हमने यहाँ पे ड्राइव, ये देखो कंडीशन फॉर ज़ीरो X2/R2 R02/X02। ठीक है, और एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब उसके आयरन लॉसेस उसके कॉपर लॉसेस के इक्वल होंगे। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो नेक्स्ट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।